हेलो गाइस। लास्ट टाइम हमने प्रोटोजोन डिसीज़ या फिर फंगल डिसीज़, हेलमिंथ डिसीज़, इन पे डिस्कशन किया था। इस बार देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में ऐसे डिसीज़ होंगे कि जो कम्युनिकेबल नहीं हो सकती, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अगर एक बंदे को है तो वो वाया टच या फिर ड्रॉपलेट्स ये शिफ्ट नहीं हो सकते। देखिए, फर्स्ट डायबिटीज़। किसी को डायबिटीज़ होगा तो छूने से या फिर ड्रॉपलेट से ये डायबिटीज़ फैलेगा नहीं। ये मोस्टली होगा ज़्यादा शुगर ब्लड में बढ़ जाने से। अगर ब्लड का शुगर बढ़ गया तो इसे क्या, इस कंडीशन को क्या कहेंगे? डायबिटीज़। बहुत ज़्यादा टर्म तक यानी बहुत ज़्यादा टाइम तक ये अगर प्रेजेंट होगा तो इसे क्या कहेंगे? डायबिटीज़। इसमें दो टाइप्स हो गए, टाइप 1 और टाइप 2। दोनों रिलेट करेंगे एक दूसरे से। अब टाइप 1 जो होगा इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस होगा लेकिन बॉडी को जितना चाहिए उतना नहीं प्रोड्यूस होगा। इसलिए जो सेल इंसुलिन पे डिपेंड होगा वो काम नहीं करेगा, वो परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। या फिर इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहेंगे, यानी सेल को इंसुलिन मिला है लेकिन सेल उसे रेजिस्ट कर रही, उसको ग्रैब नहीं कर रही। अब अगर टाइप सेकंड डायबिटीज़ देखा तो इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस होगा ही नहीं, कुछ भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। ये डिसीज़ मोस्टली 40 या अबव 40 एज वाले पीपल्स में बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। इसके अगर सिम्टम्स देखेंगे, ये सारे क्या है? ये सारे इसके सिम्टम्स हो गए। अब इसमें हंग्री, भूख लगना, जल्दी जल्दी भूख लगेगा, थर्स्टी, प्यास लगना, या फिर डिजीनेस। डिजीनेस मतलब डिप्लोमेसी कंडीशन में, यानी क्या करूँ क्या नहीं, ये पजलेटिक कंडीशन। ये होगा हाई ब्लड शुगर, ब्लड का शुगर हाई होगा। या फिर ब्लड प्रेशर भी यहाँ पे क्या होगा? हाई होगा, 160/90। मोस्टली 120/80 होना चाहिए, यहाँ पे कितना है? 160/90 है। नम हैंड्स और फिट, यहाँ पे क्या होगा? सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस या फिर वेट गेन, ये दोनों भी यहाँ पे हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है या फिर वेट गेन भी हो सकता है। या फिर फंगल डिसीजेस बॉडी पे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये सारे क्या होंगे? सिम्टम्स डायबिटीज़ के। नेक्स्ट देखेंगे कैंसर। कैंसर मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ सेल का। जो नॉर्मल सेल होंगी उनका अनकंट्रोल ग्रोथ अगर फॉर्म हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? कैंसर। स्पेशली उस सेल को ट्यूमर सेल कहेंगे या फिर मैलिग्नेंट सेल कहेंगे। अब ये कैंसर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसे बेनिंग कैंसर भी कहेंगे या फिर बेनिंग ट्यूमर भी कहेंगे। जो मास ऑफ सेल होगा उसे क्या कहेंगे? ट्यूमर। ये फॉर्म हो सकता है किसी भी फैक्टर से, फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर से भी ये फॉर्म हो सकता है। जी, जो भी फैक्टर से ये फॉर्म होगा उसे क्या कहेंगे? कार्सिनोजेंस। कार्सिनो, कार्सिनो मतलब कैंसर, जेंस एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स कि जो कैंसर प्रोड्यूस करेंगे या फिर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। एग्जाम्पल देखेंगे, टोबैको। अगर टोबैको स्मोक कोई कर रहा है तो इससे लंग कैंसर फॉर्म होगा। वायरसेस, जो वायरसेस कैंसर फॉर्म करेंगे उनको ऑन्कोजेनिक वायरस कहेंगे। और जो वायरस में जो जीन प्रेजेंट होगा कि जो कैंसर प्रोड्यूस करेगा उसे वायरल ऑन्कोजीन कहेंगे। अगर ह्यूमन बॉडी का देखा जाए तो इसमें ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर मतलब ल्यूकेमिया, ये मोस्टली किसी एक सेल में होगा। डब्ल्यूबीसीज का जो कैंसर होगा उसे क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया। ये डिटेक्ट होगा वाया बायोप्सी या फिर हिस्टोपैथोलॉजी से। टिश्यू का स्टडी करेंगे और फिर रिजल्ट देंगे कि इनमें कैंसर है या नहीं है। या फिर बोन मैरो का टेस्ट भी कर सकते। अगर बोन मैरो का काउंट अगर यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी बी सेल, टी सेल, इनका काउंटिंग अगर बढ़ रहा है तो समझ लेना कि इसे ल्यूकेमिया है। इसके अगर सिम्टम्स देखे जाए तो सिम्टम्स हम इसे बता नहीं सकते। किसी एक कैंसर हमारी बॉडी में है तो उसके कोई सिम्टम्स होंगे, लेकिन बहुत सारे अगर कैंसर होंगे तो कौन सा कैंसर कौन सा सिम्टम्स दिखा रहा है ये हम जान नहीं सकते। इसलिए ये सिम्टम्स डिपेंड होंगे कैंसर और उसके लोकेशन पे।
अगर एग्जांपल लेंगे ब्रेस्ट कैंसर, मोस्टली ये वुमन में होगा या फिर मेल में भी हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर अगर होगा तो इसके सिम्टम्स होंगे लंप इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट ढीला पड़ जाएगा। अब ब्लड डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल, निप्पल से ब्लड डिस्चार्ज होगा। अगर वुमन होगा मिल्क डिस्चार्ज होगा, मिल्क के साथ ब्लड भी यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। या फिर ब्रेस्ट का साइज़ या फिर शेप यहाँ पे चेंज होगा, या फिर निप्पल का भी शेप चेंज हो सकता है। अगर कैंसर को क्योर करना है तो सम थेरेपीज़ यहाँ पे दिए। फर्स्ट क्रायो सर्जरी, अब या फिर क्रायोथेरेपी। इसमें कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे जहाँ पे कैंसर सेल्स प्रेजेंट होंगे। अगर कोल्ड ट्रीटमेंट दिया कैंसर सेल को तो उस सेल के या फिर उस मांस के जो एंजाइम है वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे और सेल डिवीज़न वहाँ पे स्टॉप होगा, तो हम प्रॉपरली उसे निकाल सकते हैं। प्रोटॉन थेरेपी, प्रोटॉन थेरेपी मोस्टली प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, तो हम यही यूज़ करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये एक रेडिएशन थेरेपी का ही पार्ट होगा। तो रेडिएशन थेरेपी अगर देखें तो मोस्टली इसमें एक्सरेज यूज़ करेंगे, लेकिन एक्सरेज से मोस्टली कैंसर दूसरे सेल्स में भी फैल सकता है। तो सबसे प्रोडक्टिविटी थेरेपी अगर देखे जाए रेडिएशन थेरेपी में तो प्रोटॉन थेरेपी होगा। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ये रेडिएशन थेरेपी ये सपोर्टिव होगा, यानी स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन अगर करना है तो विदाउट रेडिएशन थेरेपी हम इसे कंप्लीट नहीं कर सकते। इसी का एक टाइप होगा पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ये सारे थेरेपीज होंगे कि जिनसे कैंसर क्योर हो सकता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो जेनेटिक डिसीजेस। अब जेनेटिक डिसीजेस इनमें 3 टाइप्स के जेनेटिक डिसीजेस होंगे। एक तो ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स या फिर एक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स या फिर वाई क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। इन्हें ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर भी कहेंगे, या फिर एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर या फिर वाई लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स। देखेंगे एक एक। फर्स्ट अगर देखे जाए तो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इसमें 5 टाइप्स होंगे। फर्स्ट अल्बिनिज्म, अल्बिनिज्म में मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा बॉडी, मेलानिन पिगमेंट आर नॉट प्रोड्यूस, मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये हमने हार्मोनल कंडीशन में देखा था। मेलानिन क्या करेगा, बॉडी का कलर पिगमेंट होगा कि जो बॉडी का कलर डिफ्रैक्शन फॉर्म करेगा। अगर मेलानिन नहीं होगा तो बॉडी में कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। ये जो एग्जांपल दिया है इसमें क्या है, बॉडी में कोई कलर फॉर्म नहीं है, उसके बाल उसके जो हेयर्स है हेयर्स में भी कोई कलर नहीं है, तो ये जो है वाइट पूरा, तो ये जो है ये क्या होगा अल्बिनिज्म। एक एग्जांपल होगा गैलेक्टोसेमिया। अब गैलेक्टोसेमिया इसमें डिफेक्ट होगा गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में। अब गैलेक्टोज बनेगा ग्लूकोज और लैक्टोज से, तो लैक्टोज ये मेन कंटेंट होगा ग्लूकोज प्रोडक्शन का। जो छोटा बच्चा होगा, छोटा बच्चा जब मदर फीड करेंगे उसको मिल्क पिलाएंगी तो मिल्क में मोस्टली लैक्टोज प्रेजेंट होगा, तो लैक्टोज ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बच्चे में। अगर वो नहीं मिला तो एनर्जी कम पड़ेगा, कम पड़ेगा तो मेंटल रिटार्डेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। अगर कंटिन्यू ये यही हो रहा है तो मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट फिनिल कीटोनूरिया, इसमें डिफिशियंसी होगा एंजाइम का, स्पेसिफिक एंजाइम फिनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम फिनिल एलेनिन को कन्वर्ट करेगा टायरोसिन में। अगर ये एंजाइम नहीं मिला तो क्या होगा, फिनिल एलेनिन कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन में, यानी फिनिल एलेनिन बॉडी में सैचुरेट होगा। जैसे सैचुरेट होगा वो ब्लड से नर्व सेल में सैचुरेट होना शुरू करेगा। जैसे नर्व सेल में सैचुरेट होगा ब्रेन में भी ये सैचुरेट होगा और उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन आ सकता है। अल्काप्टोन्यूरिया, ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा। इसमें भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा, मोस्टली हीमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। ये जो एंजाइम है ये इसमें फॉर्म नहीं होगा। ये क्या करेगा, हीमोजेंटिसिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा, हीमोजेंटिसिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा। अब हीमोजेंटिसिक एसिड अगर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ तो हीमोजेंटिसिक एसिड ब्लड में फॉर्म होगा, ब्लड से वो यूरिन में शिफ्ट होगा और यूरिन डार्क कलर का फॉर्म होगा जब भी वो लाइट से रिएक्ट होगा, यानी ये वाला।
ये अगर यूरिन, फ्रेश यूरिन अगर देखेंगे तो फ्रेश यूरिन पेल येलो कलर का होगा, लेकिन कुछ देर बाद अगर वो सनलाइट में रखा जाए तो 10-15 मिनट बाद वो क्या होगा, ब्लैकिश कलर का फॉर्म होगा। तो अगर ब्लैकिश कलर का फॉर्म है तो हम स्पेसिफिक बोल सकते कि इन्हें अल्कैप्टोन्यूरिया ये डिसऑर्डर है। या फिर जो हीमोजेंटिसिक एसिड है वो जो जॉइंट्स है इनमें भी सैचुरेट होगा। जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर ये हाथों पे भी आ सकता है या फिर आँखों के जो कॉर्निया है इस पे भी ये शिफ्ट हो सकता है, या फिर कान के अंदर भी ये ब्लैक कलर प्रोड्यूस हो सकता है। यानी इतने सारे सिम्टम्स आप देख सकते हो बॉडी में। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप चेंज होगा, सिकल लाइक शेप होगा। आरबीसी का अगर नॉर्मल शेप देखेंगे तो ये होगा ओवल शेप, लेकिन अगर इनका शेप सिकल शेप बन गया तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे जॉइंट होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये शिफ्ट कराने का काम करेगा। लेकिन अगर सिकल शेप होगा है तो ऑक्सीजन आएगा लेकिन जॉइंट नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन डिफिशियंसी फॉर्म होगा। तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी फॉर्म होगा या फिर सिकल सेल ये कैसे फॉर्म होगा, विद ग्लूटामिक एसिड अगर होगा तो ये ओवल शेप फॉर्म होगा। लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह पे अगर वैलिन सेक्रेट हुआ तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर शेप नहीं रहेगा, ये क्या होगा, सिकल शेप फॉर्म होगा। इसे क्या कहेंगे, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया मतलब ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होगा, इसलिए सिकल सेल एनीमिया कहेंगे। ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होगा वैलिन से, जो 6 पोजीशन पे होगा बीटा चेन पे। अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 4 चेन होंगे, बीटा 1, बीटा 2, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। तो बीटा जो चेन होगा उसमें 6 पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड होगा ग्लूटामिक एसिड वो सिक्रेट होगा नहीं, उसकी वजह से ये डिसीज फॉर्म होगा। सेकंड डिसीज जेनेटिक डिसऑर्डर में एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर या फिर एक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो इसमें 2 डिसऑर्डर्स होंगे, एक तो हीमोफीलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया इसे रॉयल डिसीज भी कहेंगे क्योंकि ये लंदन के रॉयल फैमिली से रिलेट करेगा। रॉयल फैमिली सबसे ज़्यादा ये डिसीज़ होगा, क्यों, क्योंकि ये मैनेज करेगी अपने ही फैमिली में, इंटर फैमिलियर ये मैरिज बहुत ज़्यादा करेगी। इसमें ब्लड कोगुलेशन फॉर्म नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिफिशियंसी होगी फैक्टर 8 का, कि जो फॉर्म करेगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, उसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहेंगे। ये फैक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा, इसलिए जो ब्लड बाहर निकलेगा वो ब्लड बहता ही जाएगा, तो इससे डेथ भी हो सकता है। जब अगर 40 ईयर्स पीछे जाएंगे तो ये हीमोफीलिया डेथ भी करवा सकता था, लेकिन अब की कंडीशन में क्या है कि हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बाहर भी बना सकते विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और ये फैक्टर हम यूज़ कर सकते, तो इससे डेथ रेट कम हो गया। हीमोफीलिया भी हुआ तो ज़िंदा रह सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट। अब अगर ये देखेंगे तो ये पेरेंट्स है, मेल और फीमेल XY और XX। फीमेल के X में हीमोफिलिक जीन्स है यानी कैरियर है। अगर क्रॉसिंग देखेंगे तो इसमें 50% मेल और 50% फीमेल होंगे। 50% मेल में फर्स्ट जो होगा वो नॉर्मल होगा, सेकंड जो होगा उसमें एक ही एक्स जीन होगा यानी ये परफेक्ट हीमोफिलिक ही होगा, सेकंड XX ये नॉर्मल होगा, और थर्ड जो होगा वो क्या होगा, X कैरियर होगा और X नॉर्मल होगा यानी कैरियर होगा। तो इसमें एक जो है कैरेक्टर, एक जो जनरेशन है वो हीमोफिलिक आ सकता है और एक कैरियर आ सकता है। कलर ब्लाइंडनेस या फिर डाल्टोनिज्म, इसमें कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश रेड और ग्रीन कलर में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर ये एग्जांपल दिया है, अगर ये जो है हम देख सकते कि इसमें कुछ तो भी
डिजिट लिखा हुआ है, ये वाला, यानी 6 डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कलर ब्लाइंडनेस किसी को होगा तो ऐसा दिखेगा, वो पहचान नहीं सकता है डिजीज कौन सा डिजिट अंदर है, तो इसकी वजह से हम इसे डिटेक्ट कर सकते। अगर ये सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में क्या है, ये जो कलर है ये डार्क सेशन में दिया है, तो यहाँ पे उसे दिख रहा है कि डार्क कौन सा है और फेंट कौन सा है, तो फेंट की वजह से वो देख सकता है या फिर डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन ग्रीन कौन सा है या फिर रेड कौन सा है ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, दोनों उसे ग्रे कलर दिखाई देंगे। इसलिए ऐसे पर्सन को कलर, जो सिग्नल का कलर होता है वो डिटेक्शन नहीं होता है, इसलिए हमने सिग्नल का कलर रेड और ग्रीन ही दिया है। ऐसे पर्सन को रेलवे डिपार्टमेंट में जगह नहीं मिलती है, इसलिए रेलवे डिपार्टमेंट का जो भी रिक्रूटमेंट होता है पहले कलर ब्लाइंडनेस का वो टेस्ट वहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड डिसऑर्डर अगर देखें जेनेटिक डिसऑर्डर, ये वाई लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होगा, वाई लिंक क्रोमोसोम पे होगा, हाइपर ट्राइकोसिस या फिर वेयरवुल्फ सिंड्रोम भी कहेंगे। इसमें मोस्टली वाई लिंक डिसऑर्डर यानी वाई क्रोमोसोम पे ये डिसऑर्डर फॉर्म होगा, हेयर्स फॉर्म होंगे, ईयर पिन्ना पे ईयर्स का जो पिन्ना होगा आउटर ईयर उस पे हेयर्स फॉर्म होंगे, या फिर ऑल ओवर द बॉडी सारे बॉडी पे हेयर्स फॉर्म होंगे, या फिर किसी एक पार्ट पे हेयर्स फॉर्म हो सकता है, किसी एक पार्ट पे हेयर्स फॉर्म हो सकता है। तो इस डिसीज़ को क्या कहेंगे, हाइपर ट्राइकोसिस। जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर 3 डिसऑर्डर देखे, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर और वाई लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। अगर इनमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में डायबिटीज़, कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके प्रॉब्लम शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अगर आपको सारे वीडियो देखने होंगे तो इस लिंक पे आप जा सकते हो। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर होगा वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन पे।